हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म द टीचर्स PYQ पे। दोस्तों, जैसा कि इस समय हम रिव्यू ऑफिसर समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए कंटेंट तैयार कर रहे हैं, हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं दोस्तों। और इस क्रम में हमने भारत के संवैधानिक विकास चैप्टर को पढ़ा था और इसके अलावा हमने पढ़ा था भारत के संविधान का निर्माण, संविधान सभा पढ़ी थी, उससे जरूरी चीज़ें पढ़ी थी। अब अगले क्रम में हमारा जो अगला अध्याय होगा, जो अगला चैप्टर होगा, वो है संविधान की प्रमुख विशेषताएं, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान हमने बनाया, उसे लागू किया, उस संविधान की क्या भूमिका है भारत के लिए, किस प्रकार का संविधान है वो, कितना सिटीजन सेंट्रिक यानी कितना नागरिक केंद्रित संविधान हमने बनाया है, उसके प्रावधानों का क्या मूल्य है वर्तमान समय में, और ये किस तरीके से नागरिक अधिकारों का संरक्षण करता है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। हम ये देखेंगे कि भारत के संविधान की कौन सी विशेषता के वर्तमान में क्या मायने हैं। चलिए, बहुत ज्यादा भूमिका नहीं बनाता और डायरेक्ट आपको यहां पर लाता हूं। इसके लिए मैंने पहले से एक स्लाइड तैयार किया था कि संविधान की विशेषताओं में कौन कौन सी चीजें आएंगी। यहां पर मैं बस आपको ये दिखाने नहीं वाला हूं, हम प्रॉपर तरीके से एक एक चीजों को एक्सप्लेन करेंगे कि चीजें कैसे होती हैं, संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। ये भी नहीं है दोस्तों कि यहां पर जितनी चीजें लिखी हुई हैं बस वही संविधान की विशेषता है, वही सैलिएंट फीचर्स है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन यहां पर हम विधिवत तरीके से चीजों को क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली व्याख्या। जैसे देखिए, सबसे लंबा लिखित संविधान हमने विश्व का बनाया है, विभिन्न स्रोतों से विहित है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में विश्व के, जब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के विषय में पढ़ा रहा था पिछले चैप्टर में, तो हमने देखा था कि भारत के संविधान को बनाने में विश्व के 60 संविधानों से उदाहरण लिए गए, विश्व के श्रेष्ठ संविधानों से क्या किए गए, उदाहरण दिए गए। और जैसा कि भीमराव अंबेडकर बड़े ही गर्व के साथ कहते हैं कि संविधान के विषय पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। अगर हमसे पहले अच्छा काम किया गया है, अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, तो हम वहां से चीजों को ले सकते हैं। तो हम देखेंगे विभिन्न स्रोतों से विहित, कौन से देश से क्या चीजें ली गई हैं। एक छोटी सी व्याख्या होगी। नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है भारतीय संविधान। एकात्मकता की ओर झुकाव वाला संघीय व्यवस्था है हमारे पास। सरकार का संसदीय रूप चलाते हैं हम। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है हमारे पास। तो चलिए सबसे पहले हम सबसे पहली स्लाइड पे बात करते हैं। सबसे लंबा लिखित संविधान है हमारे पास। चलिए, पहली व्याख्या हमारी इसी पर होगी, सबसे लंबा लिखित संविधान। सबसे लंबा लिखित संविधान, सबसे लंबा लिखित संविधान। दोस्तों, अगर बात करें इसके, तो भारत का संविधान विश्व के सबसे लंबे संविधानों में से एक है। जब मूल संविधान बना था हमारा, तो इस मूल संविधान में अगर हम देखें तो कुल 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान समय में भागों की संख्या 25 हो चुकी है। 4 इसमें अनुसूचियां जुड़ चुकी हैं, और जिनमें से 4 अनुसूचियां जुड़ चुकी हैं। अगर भाग की बात की जाए तो भाग भी आज 25 हो चुके हैं। काफी चीजें बदल चुकी हैं। तो इसी क्रम में हम चीजों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करें तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान होने का क्या मतलब, क्यों हम इसे विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कहते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए लिखित होने का क्या मतलब। भारत का संविधान लिखित संविधान है। इसके अलावा जब आप ब्रिटेन का संविधान पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। लिखित और अलिखित के बीच का अंतर हमने पिछले वीडियो में देखा था
पिछले लेक्चर में देखा था कि वो देश जिसका संविधान लिखकर तैयार कर लिया गया हो और अगर उसमें कुछ सुधार करना हो तो संशोधनों के माध्यम से सुधार किया जाता है, आमतौर पर हम उसे लिखित संविधान कहते हैं। जबकि ब्रिटेन का संविधान एक अलिखित संविधान है, रिटन डॉक्यूमेंट है वहां पे, लेकिन संसद की तमाम चीजों को वहां पर लगातार जोड़ा जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि लिखकर पूरा नहीं हुआ, प्रोसेस इन द मेकिंग, तो हम उसे कहते हैं अलिखित संविधान। वहीं पर भारत का संविधान क्या है? लिखित संविधान। जैसा कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान वर्तमान में हम यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का संविधान देखते हैं, तो उस हिसाब से भारत का संविधान क्या है? लिखित संविधान। विश्व का सबसे लंबा संविधान होने का गौरव हमें प्राप्त है। अब दोस्तों, भारत का संविधान क्यों विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है? क्यों ऐसा बनाया गया? ऐसा बनाने जाने के पीछे कई कारण थे। कारण नंबर 1 तो ये था कि भारत विश्व का इतनी बड़ी भौगोलिकता, क्यों सबसे लंबा लिखित संविधान हमारा बनाया गया, इसका क्या कारण होगा? भौगोलिकता। एक इतने बड़े देश के लिए जिसकी इतनी बड़ी भौगोलिकता है, इतना बड़ा क्षेत्र है, जहां की इतनी बड़ी जनसंख्या है, जहां पर इतनी ज्यादा विविधता है, डाइवर्सिटी है, अनेक भाषाएं, अनेक संस्कृतियां एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे अलग अलग हर क्षेत्र में पहनावे हैं, भाषा अलग है, अनेक धर्म हैं, अनेक जाति, अनेक संप्रदाय एक ही देश में जब एग्जिस्ट करते हैं तो निश्चित तौर पर उनके लिए बनाए जाने वाले नियमों की श्रृंखला क्या होगी? बढ़ेगी। ये विविधता, ये डाइवर्सिटी, ये कल्चरल डाइवर्सिटी, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इन सब चीजों ने किस बात की ओर हमें अग्रसर किया कि हमारे भारत का संविधान क्या है? बहुत ही बड़ा संविधान है दोस्तों। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो संविधान का सबसे बड़ा, जहां से उद्धरण दिया गया है, संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है, अगर इसकी भी बात की जाए तो ये भी बहुत ही विस्तृत था, और चूंकि काफी चीजें यहां से ली गई हैं, ये कारण भी है कि भारत का संविधान बहुत बड़ा है। इसके अलावा विश्व के श्रेष्ठ संविधानों से हमने क्या किया? अपनी परिकल्पनाएं ली। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या लिया? हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत ले लिया, मौलिक अधिकार हमने वहां से ले लिया, हमने ब्रिटेन का संसदीय स्वरूप ले लिया, हमने कनाडा के संघ की परिकल्पना ली, हमने विश्व के तमाम देशों से चीजें विहित करी। ये कारण है कि भारत का संविधान आज विश्व के सबसे बड़े संविधानों में से एक है। तो पहली व्याख्या तो ये हो गई कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा और सबसे लंबा लिखित संविधान है। क्यों है? हमने उस जरूरत को समझा क्योंकि विश्व के सबसे विविध और कल्चरल डाइवर्सिटी वाले हम राष्ट्र हैं, इसलिए भी भारत का संविधान बहुत ही बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है। चलिए अगले जिस टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे वो है विभिन्न स्रोतों से विहित। फिर से वही बात आ रही है, हमारे संविधान की एक विशेषता है कि यहाँ पर विश्व के अनेक देशों से हमने क्या किए हैं? उदाहरण ग्रहण किए हैं, हमने चीजों को लिया है। चलिए देखते हैं कि विश्व के किन संविधानों से हमने कौन कौन सी चीज ग्रहण की है, विश्व के किस संविधान से हमने कौन कौन सी चीज ग्रहण की है। चलिए वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पे। ये देखिए, विभिन्न स्रोतों से विहित। विभिन्न स्रोतों से विहित, वो एक अलग ही चैप्टर होगा जहां पर हम आपको ये दिखाएंगे कि किस देश के संविधान से क्या लिया गया है। यहां पर एक छोटी सी परिकल्पना हम देखते हैं। जैसा हमने देखा कि 60 से अधिक देशों के संविधान का हमने उदाहरण लिया। जैसे हमने मौलिक अधिकार कहां से लिए? मौलिक अधिकार हो गया, न्यायिक पुनर्विलोकन हो गया, जुडिशियल रिव्यू जिसे हम कहते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन, ये चीज हमने कहां से ली? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया। हमने सरकार का संसदीय स्वरूप, ये कहां से लिया? ब्रिटेन से। भारत में संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। जैसे संसदीय व्यवस्था का एक मॉडल होता है जिसे हम वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? संसदीय व्यवस्था का कौन सा मॉडल? का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कई बार इसे कहा जाता है।
संसदीय व्यवस्था को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। आमतौर पर ब्रिटेन में जो मॉडल है उसे हम ये कहते हैं। तो ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने ब्रिटेन से लिया है। भारत की जो व्यवस्था है वो संघीय व्यवस्था है। जब आप भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 भाग 1 पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे कि इंडिया डेट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का एक संघ होगा। यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात की गई है, संघ की बात की गई है। लेकिन हमारे भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय व्यवस्था के हिसाब से नहीं है। हमारी जो संघीय व्यवस्था है वो कहाँ के हिसाब से है? वो कनाडा के हिसाब से है। कनाडा के हिसाब से हमने अपनी संघीय व्यवस्था को रखा। विश्व के तमाम देशों से हमने चीजों को ग्रहण किया। अगर कोई कहे कि भारत का संविधान उधारों का थैला है, चेपी लगाने का कार्य है, जैसा कि मैंने कहा कि हम अभी सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि कौन सी चीज कहां से ली गई है, हम बस ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि विभिन्न स्रोतों से विहित है। अगर कोई कहे कि भारत का संविधान चेपी लगाने का कार्य है, यहाँ केवल विश्व के तमाम संविधान से उदाहरण लिए गए हैं, तो ऐसा नहीं है। इन सब चीजों के स्रोत प्राचीन भारत के इतिहास में भी देखे जा सकते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में भी इन चीजों के स्रोत देखे जा सकते हैं। तो आमतौर पर आप ये कह सकते हैं कि हाँ, भारत का संविधान जब बना उस समय विश्व के तमाम देशों के संविधान बन चुके थे और हमारे पास एक अवसर था कि हम विश्व के तमाम देशों के संविधान से उनकी अच्छी बातें ग्रहण कर सके। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं। जैसे कोई कहे नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो आप कह सकते हैं आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। अगर कोई पूछे आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया है दोस्तों, आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी पावर्स, ये कहाँ से लिए गए हैं? तो आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से। कई बार इसे 1935 के भारत शासन अधिनियम से भी बताया जाता है। दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों को हमने आयरलैंड से लिया। आयरलैंड में यह स्पेन से लिए गए थे। अगर बात किया जाए इसके अलावा मूल कर्तव्यों की बात करें हम, तो मूल कर्तव्य जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं, जो भारत के संविधान के भाग 4 क में है, एग्जिस्ट करता है, इसे कहाँ से लिया गया है अगर कोई पूछे तो इसे लिया गया है दोस्तों, जो भारत के संविधान के भाग 4 क में है, इसे लिया गया है यूएसएसआर से, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसे हम आज रूस के नाम से जानते हैं। 42वें संविधान सन 1976 में यूएसएसआर से हमने मौलिक कर्तव्य लिया। तमाम चीज़ें ली गई हैं। यानी इस प्रकार हम देखें तो भारत का संविधान, इसकी ये विशेषता है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधानों से यहाँ पर स्रोत लिए गए हैं। चलिए अब वापस लौटते हैं इस व्याख्या पर फिर से। अब यहाँ कहा गया कि संविधान है कैसा, संविधान की प्रकृति कैसी है? ये नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। अब हमें समझना होगा कि ये नम्यता और अनम्यता के मिश्रण की क्या बात है। चलिए आइए देखते हैं कि नम्यता और अनम्यता का मिश्रण, इसका क्या मतलब होता है। संविधान क्या है? नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। नम्यता और अनम्यता के मिश्रण होने का क्या मतलब है? नम्यता और अनम्यता का मिश्रण, जैसे मान लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, अगर आप उस कॉन्स्टिट्यूशन में आसानी से फेरबदल कर सकें, आसानी से बदलाव कर सकें, आसानी से उसमें अमेंडमेंट्स यानी कि संशोधन कर सकें, तो हम उस संविधान को नम्य कहते हैं। क्या कहते हैं? नम्य, फ्लेक्सिबल। क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल है वो संविधान। लेकिन अगर उस संविधान की व्यवस्थाओं में किसी प्रकार से होने वाला परिवर्तन आसानी से न हो, तो हम उस संविधान को क्या कहते हैं? अनम्य कहते हैं। जैसे बात करें ब्रिटेन का संविधान, चलिए दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, फिर से यहां से कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि नम्यता और अनम्यता का मतलब होगा, नम्य यानी उस देश का संविधान जो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो, जिसमें आसानी से परिवर्तन किए जा सकते हैं संविधान संशोधन के माध्यम से। और अनम्य संविधान का मतलब है कि जिस देश के संविधान में आसानी से परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान या ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन के संविधान में आसानी से चीज़ों को बदला जा सकता है, क्योंकि वो अलिखित संविधान भी है, तो हम आमतौर पर उसे बहुत ही नम्य, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत रखते हैं। वहीं पर बात किया जाए यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान की,
तो वहां किसी भी संशोधन को बड़ी मुश्किल तरीके से किया जाता है, किसी भी संवैधानिक संशोधन को। और उसमें एक बात और है, अमेरिका के विषय में कहा जाता है कि अमेरिका चलिए फिर से यहां पर आते हैं, थोड़ा सा एक चीज मिस हो रही है। हाँ, अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि अविनाशकारी राज्यों का अविनाशकारी संघ है। इसका मतलब होता है कि वहाँ राज्य का अपना अलग संविधान है, केंद्र का अलग संविधान है, लेकिन जो मूल संविधान भी है अगर केंद्र का, अगर परिवर्तन करना हो तो आसानी से परिवर्तन नहीं किए जा सकते। राज्यों से भी, प्रत्येक राज्य से आपको संशोधन चीज़ों को कराना पड़ता है। तो जब आपको इतनी कड़ी व्यवस्था से गुजरना पड़ेगा तो उस देश का संविधान कैसा हो जाएगा? अनम्य हो जाएगा। वहीं जिस देश का संविधान बहुत ही आसानी से संशोधित हो सकता हो वो नम्य संविधान है। लेकिन भारत का संविधान दोनों के बीच का मिश्रण है। भारत का संविधान ना ही नम्य है और ना ही बहुत ज़्यादा अनम्य है, दोनों का मिश्रण है। भारत के संविधान संशोधन की अगर हम बात करें, संविधान संशोधन की बात करें तो संविधान संशोधन को रखा गया है, संविधान संशोधन को अनुच्छेद 368 में रखा गया है। 368 अनुच्छेद में भारत का संविधान संशोधन भाग 20, यहाँ पर संविधान संशोधन को रखा गया है। इसके माध्यम से दो प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं, एक विशेष बहुमत द्वारा और एक संशोधन विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति, आधे से अधिक राज्यों की यहाँ पर सहमति। तो दो चीजें, दो प्रकार से संविधान होते हैं, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन होते हैं भारत के संविधान में। इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको भारत के संविधान के किसी आर्टिकल में संशोधन करना है, तो इसमें होता क्या है कि विशेष बहुमत में ये होता है कि संसद के दोनों सदनों में, जैसे किसी भी सदन में ये प्रस्ताव लाया गया तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 तथा कुल सदस्यों का बहुमत, ये हम एक अलग चैप्टर में संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो उसकी आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। विशेष बहुमत में होता है कि जैसे मान लीजिए कुल 600 लोग हैं तो उन 600 लोगों का 2/3 यानी उपस्थित और मतदान कर सकने वाले सदस्यों का 2/3 तथा कुल सदस्यों का बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत मतलब 600 सदस्यों का बहुमत कितना होगा, 300 सदस्य प्लस 1, 301 न्यूनतम जरूरी है, तथा उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3। अगर 600 के 600 सदस्य उस दिन आए हैं तो उसका 2/3 का बहुमत यानी 400 प्लस आपको सदस्य चाहिए। इसके अलावा कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जो संघीय प्रकृति के होते हैं, जो संघ के प्रकृति में परिवर्तन करते हैं, और अगर ऐसे संविधान के किसी हिस्से में संशोधन करना हो तो आपको विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी चाहिए। जैसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, भारत के संघीय ढांचे में परिवर्तन करता है, फेडरल टैक्स की स्थिति में कुछ परिवर्तन कर रहा था, यानी इसके संविधान संशोधन के लिए हमें विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति चाहिए होती थी। भारत के संविधान को संशोधन करने की कुल 3 प्रक्रियाएं हैं। अनुच्छेद 368 में 2 प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया और है जिसे हम कहते हैं साधारण प्रकृति से साधारण संशोधन, लेकिन ये 368 के अंदर नहीं आता। साधारण प्रक्रिया से, ये याद रखिएगा, प्रक्रिया से संशोधन, साधारण प्रक्रिया से संशोधन किस प्रकृति के अंतर्गत आता है दोस्तों? साधारण प्रक्रिया से संशोधन के अंतर्गत हम रखते हैं अनुच्छेद 2 के माध्यम से, अनुच्छेद 3 के माध्यम से जो संशोधन हो कि में जो संशोधन करना हो वो अनुच्छेद 4 के माध्यम से किया जाता है। जैसे संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश अनुच्छेद 2 के तहत, या भारत के अंतर्गत जैसे भारत का कोई एक ऐसा राज्य हो उसकी सीमा में परिवर्तन, राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन, राज्य के क्षेत्र का विस्तार, किसी नए राज्य का निर्माण, राज्य के नाम में परिवर्तन, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाना, किसी राज्य के इसको समाप्त करना, ये सारी चीजें अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आती हैं। तो 2 और 3 में होने वाला संशोधन अनुच्छेद 4 के अंतर्गत साधारण प्रक्रिया से संशोधन बताया जाता है। तो कुल 3 प्रक्रिया से संशोधन होते हैं, एक विशेष बहुमत और एक यहाँ पर यह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, और ये जो संशोधन है 368 के अंतर्गत नहीं आता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये संविधान संशोधन की विशेषता क्या हो गई? भारत का संविधान नम्य भी है और अनम्य भी है, नम्य और अनम्य का मिश्रण है भारत का संविधान। अब वापस लौटते हैं अपने चौथी व्याख्या पर। हमारी चौथी व्याख्या क्या कहती है? एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। हमारी व्यवस्था कैसी है? संघीय व्यवस्था है, लेकिन एकात्मकता की ओर झुकाव वाली व्यवस्था है। सबसे पहले संघीय व्यवस्था को समझते हैं कि ये संघीय व्यवस्था क्या वाला है, इसे समझने का प्रयास करते हैं।
क्या समझते हैं? संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। अब दोस्तों ये संघीय व्यवस्था क्या है? संघीय व्यवस्था क्या है? आमतौर पर संघ का मतलब इंग्लिश में जब फेडरेशन लिखा जाता है, संघीय व्यवस्था का क्या मतलब होता है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का विभाजन। जैसे कि एक संस्था केंद्र हो गई और दूसरी यहां पर राज्य हो गए। केंद्र की सूची अलग है और राज्यों की सूची यहां पर राज्य अलग अलग हैं। तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का क्या है? बंटवारा है। जैसे भारत के संविधान की जब आप 7वीं अनुसूची पढ़ते हैं तो वहां पर आपको 3 तरह की सूचियां मिलती हैं। केंद्र सूची जिसके मुद्दे पर केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची जिसके मुद्दे पर राज्य कानून बनाते हैं, और एक है समवर्ती सूची जहां ये दोनों मिलकर काम बनाते हैं, कानून बनाते हैं। तो संघीय व्यवस्था का मतलब क्या है? दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा होगा तथा दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में आमतौर पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये संघीय व्यवस्था का मूल है। जबकि भारत में हमने देखा है कि संघीय व्यवस्था होने के बाद भी एक शक्तिशाली केंद्र की परिकल्पना की गई है। किस तरीके की केंद्र की परिकल्पना की गई है? एक शक्तिशाली केंद्र की परिकल्पना की गई है। यही कारण है कि जब आप वापस लौटेंगे यहां पर तो ये कहा गया है कि हमारे पास एक संघीय व्यवस्था तो है, हमने केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों को बांटा तो जरूर है, लेकिन यहां पर झुकाव किसकी तरफ है? एकात्मकता की तरफ है। तो चलिए आइए देखते हैं कि संघीय व्यवस्था के लक्षण कौन कौन से हैं। अगर कोई कहे संघीय व्यवस्था के लक्षण, संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था के लक्षण, तो संघीय व्यवस्था के लक्षण क्या है? द्विसदनीय विधायिका। तो आप बताइए क्या भारत में द्विसदनीय विधायिका है? हाँ, भारत में केंद्र तथा राज्य दोनों जगह द्विसदनीय विधायिका है। केंद्र में क्या है? लोकसभा और राज्यसभा, और राज्यों में भी हर जगह तो नहीं, लेकिन 6 राज्यों में उसकी द्विसदनीय विधायिका यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। तो यानी द्विसदनीय विधायिका जो संघीय व्यवस्था का मूल है हमारे पास है। इसके अलावा एक संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए। तो भारत में संविधान की सर्वोच्चता निश्चित रूप से है। क्यों? क्योंकि संविधान की अगर सर्वोच्चता होगी तो केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा ठीक तरीके से कराया जा सकता है। हमारे पास संविधान की सर्वोच्चता भी है। इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करता है। स्वतंत्र न्यायपालिका होगा तो दोनों के बीच में शक्तियों का बंटवारा एक बार फिर से ठीक प्रकार से होगा। अगर स्वतंत्र न्यायपालिका होगी तो भारत में शक्तियों का विभाजन क्या होगा? ठीक प्रकार से होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भारत में किस प्रकार की न्यायपालिका है? स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि कठोर संविधान, कठोर संविधान होना चाहिए, यानी बहुत आसानी से संशोधन ना हो पाए। तो भारत में हमने देखा था कि लचीला और नम्य इन दोनों का मिश्रण है भारत का संविधान। भारत का संविधान कैसा है? लचीला और नम्य इन दोनों का मिश्रण है। तो ये चीजें हैं, ये चीजें आपको यहां पर संघ की विशेषता के रूप में देखने को मिल रही हैं। 2 सरकारों की बात की जा रही है, तभी तो आप शक्तियों का विभाजन करेंगे। 2 सरकार हैं, तो ये संघीय व्यवस्था है और ये सारी विशेषता भारत के संविधान में है। लेकिन इसके बाद भी भारत का संविधान एकात्मकता की ओर झुकाव वाला है, एकात्मकता की ओर झुकाव वाला है, एकात्मकता की ओर झुकाव वाला है। अब एकात्मकता की ओर झुकाव का क्या मतलब है दोस्तों? एकात्मकता की ओर झुकाव वाला है भारत का संविधान। एकात्मकता की ओर झुकाव का क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? यानी केंद्र और राज्य दोनों की अलग अलग व्यवस्था होने के बाद भी केंद्र की शक्ति राज्यों की अपेक्षा अलग है। केंद्र की शक्ति राज्यों की अपेक्षा अलग है। जैसे मान लीजिए आप शक्तियों की बंटवारे की बात करते हैं कि दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि केंद्र सूची के विषयों पर राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन केंद्र राज्य सूची के विषयों पर हस्तक्षेप करता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी परिस्थिति में केंद्र और राज्य के कानून टकराने लगे तो केंद्र का कानून प्रभावी हो जाना, या आप देख सकते हैं कि एक शक्तियों को हम अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं, अवशिष्ट
शक्तियां कहते हैं। अवशिष्ट शक्तियां जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 248 के अंतर्गत रखते हैं, ये अवशिष्ट शक्तियां ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें संविधान का निर्माण करने समय ये नहीं थी आमतौर पर, तो ये अवशिष्ट शक्तियों के रूप में रखी जाती हैं। तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई हैं, अमेरिका में इसे राज्य को दी गई हैं, लेकिन भारत में इसे केंद्र को दी गई है। इसके अलावा हम देखें आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध में हम देखते हैं कि केंद्र राज्यों पर क्या हो जाता है, हावी हो जाते हैं केंद्र के प्रावधान। अनुच्छेद 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी लगी हो, अनुच्छेद 356 के तहत जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है, ये स्थिति हो, या 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात हो, इसमें भी राज्य की शक्तियों से क्या होता है, छेड़छाड़ होता है। निश्चित तौर पर हमारे यहाँ एक लचीला संविधान भी है। कैसा है? लचीला संविधान भी है, कठोर और लचीला का मिश्रण है, तो ये भी आपको इसके अंतर्गत ही आएगा। इसके अलावा और भी चीज आ जाएगी, एक आ जाएगी अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाओं का मतलब क्या होगा, ऑल इंडिया सर्विसेज। जैसे मान लीजिए IAS, PCS, ISS, इन सेवाओं की नियुक्ति, अब ऑल इंडिया लेवल पर इनकी नियुक्ति कौन करता है, केंद्र के अंतर्गत ये आमतौर पर आती हैं। तो ये राज्य की, कम से कम हम देख सकते हैं राज्य की स्थिति में क्या है, एक हस्तक्षेप है। इसके अलावा केंद्र में जिन देशों में संघीय व्यवस्था है, आमतौर पर USA पे, वहां पर दोहरी नागरिकता है, दो नागरिकता है, जबकि भारत में आप केवल सिटीजन ऑफ इंडिया आप हैं। आपकी नागरिकता कैसी है, संघ की, भारत की नागरिकता है, ना कि राज्यों की नागरिकता है। अमेरिका में रहते हैं अगर आप, तो आप फ्लोरिडा के हो, कैलिफोर्निया के हो, आप जिस स्टेट के हो, मियामी, जिस स्टेट से आप आते हो, उस क्षेत्र की नागरिकता, उसकी आपकी नागरिकता होगी, उस राज्य की, और दूसरी नागरिकता संघ की होगी। भारत में केवल एक नागरिकता है। अमेरिका में आप देखेंगे तो वहां पर संविधान राज्य का अलग है, केंद्र का अलग है। भारत में केवल एक कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, जिसे हम संविधान कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो भारत में केवल एक संविधान है। तो ये चीजें भारत के संविधान में एकात्मकता को क्या कर देती हैं, प्रबल कर देती हैं, एकात्मकता को प्रबल कर देती हैं, एकात्मकता की ओर झुकाव को प्रदर्शित करती है। तो दोस्तों ये हो गया भारत के संविधान। अब एक बात कही जाती है कई बार कि भारत का संविधान मतलब संघीय होने के बाद भी लोग आरोप लगाते हैं फिर तो ये संघीय हुआ ही नहीं, क्योंकि संघ की परिकल्पना तो ऐसे नहीं थी। अमेरिका के संविधान में जहां संघीय बात की गई है, भारत के संविधान के भाग 1 में एक शब्द का प्रयोग किया गया है जिसे हम यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं। यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ कहते हैं हिंदी में। भारत में इस शब्द का प्रयोग है और कहीं संघीय फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं है। और जब इसकी व्याख्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, हमने यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया, हमने फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने इसकी व्याख्या दी, उन्होंने कहा फेडरेशन फोइडस से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है कि किसी संधि के द्वारा संघ का निर्माण किया जाना। उन्होंने कहा था कि भारत का संघ किसी भी प्रकार के किसी संधि का परिणाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आरंभ में राज्यों के बीच में संधि हुई और राज्यों ने अपनी संप्रभुता को त्याग कर एक संघ का निर्माण किया। भारत में ये नहीं हुआ था, ये हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। यानी भारत का संघ किसी भी प्रकार की संधि का परिणाम नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि एक नव स्वतंत्र राष्ट्र को जरूरी था कि एक शक्तिशाली केंद्र मिले। अगर एक नव स्वतंत्र राष्ट्र को एक शक्तिशाली केंद्र न मिले तो सोचिए वो भारत जिसे 565 देशी रियासतों को एकत्र करके बनाया गया था, उस भारत को टूटने में कितना समय लगता। आप सोच के देखिए कि आप इलाहाबाद से बनारस जा रहे हों और आपको बीच में 3 देशों का वीजा लगाना पड़े, क्योंकि इतने छोटी छोटी रियासतें थी भारत में। अगर हम शक्तिशाली केंद्र की परिकल्पना को साकार नहीं करते तो स्थिति क्या हो जाती, हमारे लिए ही जटिल हो जाती। तो ये याद रखिएगा, निश्चित तौर पर भारत का संविधान एकात्मकता का लक्षण लिए हुए है, एकात्मकता की ओर झुकाव वाला है, लेकिन फिर भी यह किस प्रकार का संविधान है, किस प्रकार का संविधान है, यह संविधान एकात्मकता की विशेषता लिए हुए संघीय संविधान है। इसके बारे में बहुत सारे स्टेटमेंट्स भी आते हैं, जैसे एक स्टेटमेंट है केसी वेयर का, ये याद कर लीजिए, एग्जाम्स में पूछता है आपसे, केसी वेयर।
ये भारतीय संविधान को कैसा कहते हैं? अर्ध संघ कहते हैं, अर्ध संघ या क्वासी फेडरलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वासी फेडरलिज्म। एक है मॉरिस जोन्स, इसे आप लिख सकते हैं, मेरे हिसाब से लिख भी लीजिएगा। मॉरिस जोन्स भारत के संविधान को सौदेबाजी वाला संघ, क्या कहते हैं? सौदेबाजी वाला संघ यानी बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहते हैं। बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहते हैं। कौन बार्गेनिंग फेडरलिज्म कह रहा है? मॉरिस जोन्स कहते हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन इसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन इसे क्या कहते हैं? ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी केंद्र को राज्यों के साथ मिलकर सहमति से कार्य करना होगा, सहमति से कार्य करना होगा। इसके अलावा एक और व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी, फेडरेशन विथ सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी, ये कौन कहता है? ये कहते हैं आइवर जेनिंग्स। दोस्तों आपसे एग्जाम्स में पूछता रहता है ये चीजें, हो सकता है कि हर एग्जाम के लिए बराबर रिलेवेंट ना हो। अगर आप वनडे एग्जाम्स दे रहे हैं तो आप इन चीज़ों से घबराने लगेंगे, लेकिन ये हमने देखा था कि अगर आप आरओ रिव्यू ऑफिसर समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डीप तैयारी करना होगा। आपको चीज़ों को देखकर छोड़ना नहीं होगा, क्योंकि छोड़ने की प्रवृत्ति आपको रिव्यू ऑफिसर के मेंस के एग्जाम में नहीं बैठाने वाली। ये एग्जाम कोई सरल एग्जाम नहीं होने वाला। रिव्यू ऑफिसर समीक्षा अधिकारी का एग्जाम, प्रिलिमिनरी एग्जाम, किसी भी लिहाज से पीसीएस के प्री एग्जाम से कम नहीं होता, आप अधिक आंक सकते हैं उसे। इसलिए आपको चीज़ों के थोड़े डीप में जाना होगा। इसके अलावा एक और विशेषज्ञ हैं, भारतीय संविधान विशेषज्ञ डीडी बसु, कहते हैं कि भारत का संविधान क्या है? भारत का संविधान मतलब कि बहुत ज़्यादा एकात्मकता का लक्षण लिए हुए है, लेकिन आमतौर पर ये दोनों के बीच क्या है? मेल है। तो आप ये सारी चीज़ें अगर मेरे हिसाब से नोट कर लें तो ये आपको फायदा ही होगा। चलिए वापस लौटते हैं हम। संविधान की चौथी विशेषता, यहां हमने देखा था एकात्मकता की झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। अब देखिए सरकार का संसदीय रूप। भारत में सरकार के संसदीय रूप है, सरकार का संसदीय रूप, इसका क्या मतलब होता है? जरा सा इसको भी देख लीजिए। सरकार का संसदीय रूप। अब ये सरकार के संसदीय रूप का मतलब क्या होता है? भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। किस प्रकार का सिस्टम है? आइए थोड़ा सा तेज कर लेते हैं, अगर आपको घबराहट हो रही होगी। पार्लियामेंट्री सिस्टम, सरकार का किस प्रकार का सिस्टम है? हमारे पास संसदीय सिस्टम है। दो प्रकार के सिस्टम अगर आमतौर पे हों, एक को हम अध्यक्षात्मक कहते हैं, अध्यक्षात्मक कहते हैं। ये कहां पर है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यहां पर क्या होता है? यहां पर वास्तविक प्रमुख और नाम मात्र का प्रमुख, ये दोनों व्यक्ति एक ही व्यक्ति होता है, राष्ट्रपति। अमेरिका में जो अध्यक्षात्मक प्रणाली है वहां पर वास्तविक प्रमुख यानी वहां पर शक्तियों का प्रधान कौन है? वहां का राष्ट्रपति। और वहां के शक्तियों के नाम मात्र का प्रमुख भी कौन है? वहां का राष्ट्रपति। इसे हम अध्यक्षात्मक व्यवस्था कहते हैं, जहां व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है। वहीं अगर भारत के संसदीय रूप की बात की जाए जो ब्रिटेन से लिया गया है, तो भारत में नाम मात्र का प्रमुख अगर बात किया जाए, नाम मात्र का प्रमुख, तो हम देखते हैं कि भारत के संघ का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। हम एक गणतंत्रात्मक देश हैं, लेकिन अभी वहीं पर अगर वास्तविक प्रमुख की बात की जाए तो हम आमतौर पर कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद, जिसका प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री, क्योंकि वास्तविक रूप से अंतिम रूप से शक्ति तो यहां पर है।
तो ये चीजें अलग अलग हो जाती हैं। संसदात्मक व्यवस्था में वास्तविक प्रमुख और नाम मात्र का प्रमुख अलग अलग होता है, लेकिन आमतौर पर यहाँ पर अंतर हो जाता है। जैसे ब्रिटेन में ये राष्ट्रपति की जगह पर कौन हो जाएगा, ब्रिटेन की राजा या रानी, मोनार्कियल सिस्टम, वहां की राजतंत्रीय व्यवस्था। इसके अलावा वहां की भी शक्तियों का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, जो शक्ति हमने वहां से ली है, जो व्यवस्था, लेकिन आमतौर पर यहाँ दोनों एक ही होते हैं। इसके अलावा संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, बहुमत दल का शासन होता है। जब चुनाव होगा, 543 अगर सीटें हैं लोकसभा में, एलएस लोकसभा में, जिस पार्टी को 272 प्लस का स्थिति हासिल हो जाएगी, या आमतौर पर बहुत सारी दल मिलकर अगर ये जादुई आंकड़ा छू लेते हैं, तो उनकी सरकार बन जाती है, बाकी लोग विपक्ष में बैठते हैं। लेकिन यहाँ पर चीजें ऐसी नहीं होती हैं। अमेरिका में, अगर अमेरिका में बात की जाए तो अमेरिका में चीजें ऐसी नहीं होती हैं। जो जैसे वहां पर दो पार्टियां हैं, एक रिपब्लिकन पार्टी है और डेमोक्रेटिक है। तो दो अलग अलग पार्टी है। अगर किसी पार्टी की सरकार आती है वहां पर आमतौर पर, तो दोनों पार्टी का एक प्रतिनिधि राष्ट्रपति के रूप में होता है, कि प्रतिनिधि के रूप में होता है, और फिर चुनाव होता है। जो व्यक्ति 50% +1 वोट पा सकता है, वो व्यक्ति ही क्या बनता है, वहां का राष्ट्रपति बनता है। हमारे यहाँ का जो सिस्टम है हम उसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट कहते हैं, लेकिन आमतौर पर अमेरिका में ऐसा नहीं है, आपको बहुमत पाना ही होता है। तो ये चीजें अलग अलग हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का, तो वहां का एक गुण होता है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अस्थायित्व तो बहुत ज्यादा होता है। जैसे एक बार सरकार बनी तो आसानी से उसे 4 साल तक, अमेरिका में सरकार का कार्यकाल होता है, उसे 4 साल से पहले नहीं डिगाया जा सकता। आमतौर पर राष्ट्रपति पर अध्यादेश राष्ट्रपति पर क्या लाए जाते हैं, महाभियोग लाया जाता है, इम्पीचमेंट लाया जाता है राष्ट्रपति पर आमतौर पर, लेकिन फिर भी 4 साल तक वहां शासन प्रणाली बनी रहती है। जब हम संसदीय प्रणाली की बात करें तो यहाँ अस्थायित्व ज्यादा नहीं होता। 4 साल से पहले भी अगर ये जादुई आंकड़ा खत्म हो जाए, अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और सरकार गिर जाए, तो सरकार समाप्त हो जाती है। लेकिन जो यहाँ पर जो गुण होता है अस्थायित्व के जगह पर, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उत्तरदायित्व होता है। क्या होता है, अक्सर आपसे पूछा जाता है, यहाँ पर क्या होता है, उत्तरदायित्व होता है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि हमारी कार्यपालिका या हमारी मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, तो आप कहेंगे कि भारत की संसदीय कार्यपालिका, आपकी कार्यपालिका, हमारी मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी है या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, यानी यहां पर उत्तरदायित्व अधिक होता है। अगर अमेरिका की बात की जाए तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों संस्थाओं के मध्य शक्तियों का एकदम स्पष्ट विभाजन होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ विधायिका कार्यपालिका को जन्म देती है। फिर से याद करिए, हमारे यहाँ न्यायपालिका तो एकदम अलग है, स्वतंत्र है, लेकिन विधायिका और कार्यपालिका में क्या है, संबंध है। विधायिका ने कार्यपालिका को जन्म दिया है। इसे ऐसे समझिए, कार्यपालिका कौन, भारत की मंत्रिपरिषद। जैसे प्रधानमंत्री कार्यपालिका का हिस्सा है मंत्री के तौर पर, लेकिन वो संसद के किसी एक संसदीय क्षेत्र से संसद सदस्य के रूप में वहां पहुंचे हैं, और उसी में से वो प्रधानमंत्री बने हैं, उन्हीं संसदीय व्यक्तियों में से एक। यानी पहले वो क्या थे, संसद के सदस्य थे, और उन्हीं में से मंत्रियों का चुनाव हुआ। जैसे 543 लोग हैं, और अगर आपको संसद का गठन हो गया 543, किसी एक प्लस को पार्टी को 272 का दर्जा मिल गया, अब वो अपने सदस्यों के बीच में से मंत्री का चुनाव करती है। मान लीजिए वो 70 लोगों को मंत्री बनाती है, तो जिन लोगों को मंत्री बनाएगी वो यहीं से तो आएंगे। यानी विधायिका ने किसको जन्म दिया, कार्यपालिका को जन्म दिया। अमेरिका में ऐसा नहीं होता, स्पष्ट विभाजन है। अगर आप संसद के सदस्य के रूप में अमेरिका में सीनेट में जाते हैं, जो वहां की उच्च सदन है, या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो वहां की निम्न सदन है, अगर आप इन जगहों पर जाते हैं तो आप सिर्फ विधि बनाएंगे, सिर्फ कानून बनाएंगे, आप मंत्री का दर्जा नहीं पाएंगे। मंत्री का दर्जा अन्य लोगों को मिलता है जो विधानमंडल के सदस्य न हो। तो ये मूल अंतर है, आप इसे याद रखिएगा। मैंने एक छोटी क्लास में जितनी भी व्याख्या कर सकता था मैंने करने का प्रयास किया है। अब देखिए, अगला है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। ध्यान से समझिएगा, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, इसे समझिए। संसदीय संप्रभुता होना चाहिए था यहां पे। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता
में समन्वय, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। अब इसे समझिए, ये चीजें क्या है, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। आप जब ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ब्रिटेन में जो सिद्धांत है उसे हम संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत कहते हैं। संप्रभुता का सिद्धांत कहते हैं, यानी वहां पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, ब्रिटेन की संसद। किसी लेखक ने, राजनीतिक विशेषज्ञ ने ये तंज करते हुए कहा कि ब्रिटेन की संसद किसी पुरुष को महिला और किसी महिला को पुरुष में बदलने के अलावा सब कुछ कर सकती है, यानी बहुत ही शक्तिशाली वहां की संसद है। तो ब्रिटेन में क्या है, संसदीय संप्रभुता। भारत की संसद उतनी उस अर्थ में संप्रभु नहीं है जिस अर्थ में ब्रिटेन की संसद है। क्यों कि भारत में न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है। अगर संसद किसी प्रकार का ऐसा कानून बनाती है जो लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करती है, लोगों के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जाती है, अधिकारों को छीनती है, संविधान के मौलिक ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर जिसका निर्णय केशवानंद भारतीवाद में गया था, उसको अगर नष्ट करती है तो फिर क्या होगा। अगर उसको नष्ट करती है तो न्यायालय उसे प्रतिबंधित करेगा, उस कानून को जो बनाया गया है ऐसा उसे उस मात्रा तक शून्य करेगा जिस मात्रा तक ऐसा करता है वो कानून। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, वहां पर संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत है। और अगर बात की जाए उसके साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की, तो यहां पर क्या है, न्यायिक सर्वोच्चता है, न्यायिक सर्वोच्चता है, न्यायिक सर्वोच्चता है। वहां पर सबसे प्रधान शक्ति कौन है, एक तरीके से न्यायपालिका को न्यायिक सर्वोच्चता की शक्ति है। वो जब जुडिशियल रिव्यू करती है, वो जब जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन की जैसी चीजें करेगी, वो जब जुडिशियल रिव्यू करेगी, वो जब जुडिशियल रिव्यू करती है तो उसके पास जुडिशियल रिव्यू की शक्ति आमतौर पर बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में किसकी सर्वोच्चता है, भारत में देखिए अगर बात की जाए तो संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता है, यानी सबसे बड़ा क्या है, संविधान है। भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, जो कहां से ली गई है, जापान से ली गई है। भारत में जब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है तो संविधान की सर्वोच्चता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि अगर संसद चाहे तो कोई भी कानून बना सकती है, अगर संसद चाहे तो संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन, अमेंडमेंट कर सकती है। लेकिन अगर वो संशोधन भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है तब न्यायपालिका उस पर रोक लगाएगी। यानी न्यायपालिका को भी व्यवस्थित अधिकार है और संसद को भी व्यवस्थित अधिकार है। संसद चाहे तो कानून बनाए, लोकहित में बनाए, लेकिन अगर उसके द्वारा बनाया गया कानून किसी भी प्रकार से लोगों के मौलिक अधिकारों का क्या करता है, हनन करता है, तो ये गलत है। जैसा कि कहा जाता है कि इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में किसी को भी अनियत मतलब असीमित शक्ति नहीं है। अगर लोगों के मौलिक अधिकार तार्किक हैं, युक्त हैं, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो ये जरूरी है कि संसद के अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सके। यही डेमोक्रेसी का मूल है, यही लोकतंत्र का मूल है। इसे हम कहते हैं भारत में संविधान की सर्वोच्चता, यानी दोनों के मध्य क्या है, समन्वय है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जब अमेरिका की हम बात करेंगे, जब हम अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका में क्या है, विधि द्वारा दी गई प्रक्रिया। अमेरिका में क्या है, विधि द्वारा दी गई प्रक्रिया। आई थिंक ये चीजें, विधि की नियत प्रक्रिया उसे कहते हैं। चलिए भारत के संविधान में बात करेंगे तो अनुच्छेद 21 में विधि की नियत प्रक्रिया के अंतर्गत व्याख्या की जाती है, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही व्यापक व्याख्या की है अनुच्छेद 21 की, और सिर्फ उतनी व्याख्या नहीं की जितनी संविधान में लिखा हुआ था। आप जब केस पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे तो हम डिटेल व्याख्या पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे मेनका गांधी वर्सेस भारत बनाम भारत संघ का मामला 1978 का, तो वहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार जीवन जीने के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन जीने का अधिकार बस बायोलॉजिकल लाइफ नहीं है कि आप बस जी रहे हैं तो जी रहे हैं, नहीं। जीवन जीने के अधिकार का मतलब है गरिमामय जीवन जीने का अधिकार। वहां पर व्यापक व्याख्या की सर्वोच्च न्यायालय ने, विधि की बहुत ही व्यापक व्याख्या की, इसलिए हम कह सकते हैं कि वहां पर विधि द्वारा नियत प्रक्रिया का हम प्रावधान का लागू करते हैं। तो देखिए भारत का संविधान संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के क्या है,
समन्वय है, क्योंकि दोनों के बीच का एक रास्ता निकाल लेता है। यही कारण है चीजों को बाद में बनाने का, ये हम आमतौर पर ये कह सकते हैं, हमने दोनों के लाभों को अपना लिया। अब अगला देखिए, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। आइए, ये जल्दी हो जाएगा। किसी भी देश की व्यवस्था को ठीक प्रकार से चलाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि न्यायपालिका, जो सरकार संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, न्यायपालिका ये कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए। अगर आपके देश में इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है तो समझ लीजिए कि आफत आने वाली है। अगर सरकारें आपके अधिकारों को छीन रही हैं और आपके पास एक स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है तो सोचिए क्या होगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह आपके अधिकारों की रक्षक है। सरकार की बात करें तो सरकार के 3 अंग, कितने अंग? सरकार किसमें किसमें? कार्यपालिका जो क्या करेगी? कानून बनाएगी। विधायिका जो कानून बनाएगी, कार्यपालिका उसे लागू करेगी, और न्यायपालिका जो किसी परिस्थिति में न्याय देगी। क्या करेगी? न्याय देगी। और स्वतंत्र न्यायपालिका अगर न हो तो चीजें बदल सकती हैं। जैसे भारत के संविधान का अनुच्छेद 50 डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य का नीति निर्देशक तत्व में ये कहा गया है कि न्यायपालिका को क्या किया गया है? स्वतंत्र स्थिति प्रदान की गई है कार्यपालिका। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे, स्वतंत्र न्यायपालिका। इसके अलावा एक और शब्द का प्रयोग किया गया था, याद रखिए, किस चीज का? एकीकृत न्यायपालिका। अब ये एकीकृत न्यायपालिका यानी इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्या होती है? व्हाट इज इंटीग्रेटेड जुडिशरी? एकीकृत न्यायपालिका क्या है? अमेरिका में जब बात करेंगे तो संघीय ढांचा है अमेरिका में। भारत में क्या है? संघीय ढांचा है लेकिन एकात्मकता की ओर झुकाव है। भारत में ये आपको एक सिस्टम मिलेगा एकीकृत न्यायपालिका का। सबसे ऊपर आपको कौन मिलेगा? सबसे ऊपर आपको बैठा हुआ, अपनी चेयर लगाए हुए, भारत की सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सुप्रीम कोर्ट मिलेगा। आप जब उसके नीचे आएंगे तो भारत के 25 हाई कोर्ट्स मिलेंगे और कहेंगे कि हाँ, यहां से हम हैं। लेकिन अगर आप उसके नीचे आएंगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मिलेंगे, जिला सत्र न्यायालय वगैरह मिलेंगे। उसके भी नीचे आपको लोअर कोर्ट्स मिलेंगे, या आमतौर पर आप दोनों को एक में कर दीजिए। कुल मिलाकर आपको जो न्यायपालिका का ढांचा मिलेगा, जो स्ट्रक्चर मिलेगा, वो इंटीग्रेटेड जुडिशियरी मिलेगा, एकीकृत न्यायपालिका मिलेगी। लेकिन वहीं पर जब आप बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो वहां पर आपको राज्यों के मामले में अलग न्यायपालिका मिलेगी और केंद्र के मामले में अलग न्यायपालिका मिलेगी। यानी हाई कोर्ट्स वहां राज्यों के मामले में प्रधान है और केंद्र के मामले में प्रधान कौन है? वहां पर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हमारे यहां पर आपको सर्वोच्च अपीली न्यायालय पूछा जाए, यानी अपील की सर्वोच्च संस्था कौन है, तो आप कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट्स राज्यों के मामले में सर्वोच्च हैं। हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है, यानी आप जब अपील करते हैं तो आप अपील के क्रम में अंतिम रूप से सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हमने आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रीटों के बारे में पढ़ा है, जिसमें हम बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पृच्छा, इन 5 प्रकार के रीट्स के बारे में पढ़ते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, यही 5 प्रकार के रीट्स हम हाई कोर्ट्स में अनुच्छेद 226 के माध्यम से पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें पढ़ते हैं, यानी एक एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका किसी भी लोकतंत्र का क्या है? मूल है। चलिए अगले पर आते हैं। अगला है हमारा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। अब ये मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकार, व्हाट इज मौलिक अधिकार? ये फंडामेंटल राइट क्या है? फंडामेंटल राइट, चलिए इसे भी देखते हैं। फंडामेंटल राइट क्या है? फंडामेंटल राइट क्या है? फंडामेंटल राइट क्या है? देखिए, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स? देखिए, ये बात हमेशा याद रखिएगी, किसी भी देश में अगर उसके नागरिकों की कुछ मौलिक अधिकार न हो, कुछ ऐसे अधिकार न हो जो उन्हें न्यूनतम सुरक्षा की गारंटी देते हैं, तो उस देश में संविधान या व्यवस्था का कोई मूल्य नहीं। उस देश में संविधान या उसकी व्यवस्था का कोई मूल्य नहीं। इसे हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। विश्व में सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट्स यानी अधिकारों के पत्रों की सबसे पहले परिकल्पना की गई थी। इसीलिए कहा जाता है कि भारत के संविधान में आज जो मौलिक अधिकार है, हमने कहां से लिया है? यहीं से लिया है। हमने कहां से लिया है? यहीं से लिया है।
आप इसे इस प्रकार से समझिए, आप इसे इस प्रकार से समझिए, जैसे मान लीजिए हम मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कुल कितने मौलिक अधिकार पढ़ते हैं? 6 मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, 6 मौलिक अधिकार पढ़ते हैं। ये हम किसी अलग चैप्टर में बढ़िया से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी परिकल्पना देख लेते हैं। 6 मौलिक अधिकार कैसे? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हम भाग 3 में, भाग कौन सा है? भाग 3, भाग 3 में 14 से 18 तक हम क्या पढ़ते हैं? समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार। आइए जल्दी कर लेते हैं इसे। आर्टिकल, क्योंकि वहां पर हम एक डिटेल व्याख्या करने ही वाले हैं तो 2 बार पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, क्या है? राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 ये क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बात की गई है। नोट कर लीजिए, वनडे एग्जामिनेशन में आपसे यही उठाकर पूछ सकता है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगर आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 29 और 30 तो आप पढ़ेंगे आमतौर पर अल्पसंख्यक विशिष्ट वर्गों की, मतलब संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आप पढ़ेंगे। हम इसे आमतौर पर यहाँ पर अल्पसंख्यकों को अधिकार पढ़ते हैं, लिख देते हैं, लेकिन इसकी व्याख्या जब हम डिटेल करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। और अगर हम भारतीय संविधान की अंतिम अधिकार 32 की बात करें तो ये क्या होगा? 32 होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हैं हम इसे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हैं। तो इस प्रकार से कुल कितने अधिकार दोस्तों आपने देखे? 1 2 3 4 5 6। एक और अधिकार था संपत्ति का अधिकार, मौलिक मूल संविधान में ये भी था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का ए, वहां पर इसे बाद में 44वां संविधान संशोधन सन 1978 में, जब भारत में पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार, जनता पार्टी की सरकार थी, तो वहां पर भेज दिया। तो ये फंडामेंटल राइट्स हो गए। हम डिटेल व्याख्या वहां पे करेंगे, यहां पर हम 2 बार एनर्जी खर्च नहीं करेंगे। अगली जो चीज है उसे हम क्या कहते हैं? नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी कहते हैं। ये क्या होता है दोस्तों? ये क्या वाला है? देखिए, डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? आप सोचिए, किसी समय देश का संविधान बन रहा हो, आप चाहते हैं कि हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, जा रहे हैं, आप चाहते हैं हमें तमाम सुधार करने। जैसे मान लीजिए भारत के संविधान का जिस समय निर्माण हो रहा होगा, भारत के संविधान का निर्माण हो रहा होगा, तमाम उम्मीदें होंगी, तमाम सपने होंगे जिन्हें साकार करना होगा। कोई कहता है कि अगर ये भी मिल जाए तो अच्छा है, कोई कहता है कि ये भी मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन हर चीज मिल ही जाए ये संभव तो नहीं था। क्योंकि जिस समय हमें आजाद हुए थे, सोचिए लिटरेसी रेट हमारा कितना था, हमारे साक्षरता का दर कितना था। जिस समय हम आजाद हुए उस समय भारत के पास संसाधन कितने थे, हमारे पास रुपए कितने थे, जीडीपी का स्तर क्या था, ये सारी चीजें बहुत ही न्यून थी। यानी सपने बहुत ज्यादा हैं, उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उसे पूरा करने के लिए संसाधन बहुत कम है। इसीलिए अधिकारों की 2 श्रेणियां बनानी होंगी। एक में ऐसे अधिकार रखने होंगे जिन्हें दिलाना बहुत जरूरी है, जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं, जिसकी हनन होने पर हम सीधा न्यायपालिका जाते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत, 226 के तहत। लेकिन एक अधिकारों की ऐसी लिस्ट तैयार की गई जिसे भविष्य में किसी दिन अगर राज्य सक्षम हो तो इन अधिकारों को दिलाएगा। ये भारत के शासन में मूलभूत हैं, भारत के शासन में क्या है? मूलभूत हैं। अनुच्छेद कहां से कहां तक? 36 से 51 तक, 36 से 51 तक। अगर आपसे कोई से पूछे भाग कौन सा है, अगर आपसे कोई पूछे भाग कौन सा है, तो आप कहेंगे भाग 4 है भाई।
भाग 4 है, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, ये नीति निर्देशक तत्व है। जैसे कहा गया कि महिला और पुरुषों को समान वेतन दिया जाएगा, जैसे कहा जाएगा कि सबको रोजगार के समान अवसर। अब नया स्वतंत्र राष्ट्र सबको रोजगार के समान अवसर तुरंत दे ही कैसे दे? आवश्यक है देना, लेकिन तुरंत कैसे उपलब्ध करा दे? समय लगेगा, समय लगेगा, वरना राज्य आकांक्षाओं के बोझ के तले क्या हो जाएगा? दब के रह जाएगा, दब के रह जाएगा। इसीलिए भाग 4 की परिकल्पनाओं को भविष्य के सपनों के अंतर्गत रखा गया। और ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ इन्हें अमूर्त रूप दे दिया, हमने इसे मूर्त रूप में साकार भी किया। जैसे पढ़िए आप भारत के संविधान का अनुच्छेद 40, जहां गांधी के सपनों के अनुसार भारत को कैसा बनाना था। गांधी कहते हैं कि भारत गांव में बसता है, पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 40 में अगर वो कहीं थी तो हमने उसे साकार किया। 73वां संविधान संशोधन 1992 लाया और संविधान हमने सरकार का एक तीसरा स्तर तैयार किया, हमने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। किसके तहत? 73वें संविधान संशोधन के तहत। वो चीज कहां थी? नीति निर्देशक तत्व, लेकिन हमने बाद में उसे भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद में, अलग अनुच्छेद में शामिल किया। अगर बात की जाए जिस पर आज सबसे ज्यादा डिबेट हो रही है, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 ये किसका हिस्सा है? ये डीपीएसपी का ही हिस्सा है, क्योंकि 36 से 51 तक है। क्या ये है? समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। ये क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए कानूनों की संहिता क्या होनी चाहिए? एक समान होनी चाहिए। सुनने में भी काफी अच्छा लगता है कि भाई चीजें तो एक समान होनी चाहिए। आप किसी एक व्यक्ति के लिए ये कानून बना रहे हो, किसी एक व्यक्ति के लिए अलग, तो इससे क्या होता है? एक प्रकार का डिवीजन होगा राष्ट्र में। लेकिन अगर समस्या इतनी ही आसान होती तो क्या शुरू में ही नहीं सुलझा ली जाती? यहाँ पर थोड़ी सी संविधान समान नागरिक संहिता के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि काफी इस समय बर्निंग इशू चल रहा है। ये बात हो रही है, संसद इस व्यवस्था को लाना चाहती है समान नागरिक संहिता में, अभी बात भी चल रही है, लेकिन इसके विरुद्ध भी चीजें उठाई जा रही हैं। जैसे कहा जा रहा है कि अगर आप समान नागरिक संहिता लाएंगे तो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 26 कहता है कि हर धर्म के व्यक्तियों को उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपनी चीजों को प्रबंधन करने का अधिकार है। अब वहां पर वो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, और यहां पर कहता है कि समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि सबके लिए संहिता एक समान होनी चाहिए, यानी दोनों ही लॉज में कंट्रडिक्शन होता है। अब इस परिस्थिति से निपटना भी एक चुनौती है। लेकिन एक और बात हो सकती है कि अनुच्छेद 26 जहां पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, वहीं मौलिक अधिकार का ही एक अनुच्छेद, अनुच्छेद 14 भी है, जो कहता है कि विधि के समक्ष तो सभी समान हैं, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो फिर बहुत ही डिबेट का प्रश्न है ये। यहां पर ये समान नागरिक संहिता भी किसका हिस्सा है? नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। डीपीएसपी कहां से लिया गया? इसे हम पूरी व्याख्या नहीं करने जा रहे। आयरलैंड से लिया हमने, आयरलैंड से लिया, और आयरलैंड ने स्पेन से लिया है। आप अगर ये भी जानना चाहें तो जान सकते हैं। वापस लौटते हैं अपने प्रश्न। हमें अब पढ़ना है मौलिक कर्तव्य। क्या पढ़ना है? मौलिक कर्तव्य। वापस लौटिए। अब ये मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब ये मौलिक कर्तव्य क्या है? भारतीय संविधान के भाग 4 क में है। भाग 4 क में है। भारतीय भाग 4 क में है। ये याद रखिए, मूल संविधान में ये चीज नहीं थी। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भारत में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, आप तपाक से कहेंगे भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, तो आप कहेंगे कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय कितने मूल कर्तव्य थे, तो आप कहेंगे एक भी नहीं, क्योंकि मूल कर्तव्यों की बात तो हुई थी लेकिन शामिल नहीं किया गया था। इसे कब शामिल किया गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, 1976 में इसे भारतीय संविधान का में शामिल किया गया। स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई, स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई, और इस चीज को क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया गया। स्वर्ण सिंह समिति बनाकर
अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को क्या किया गया है, शामिल किया गया। किस भाग का हिस्सा बन गया, भाग 4 क का हिस्सा बन गया। कुल कितने मौलिक अधिकार बनाए गए थे, मूल कर्तव्य बनाए गए थे, शुरू में 10 बनाए गए थे, अब कितने हैं, अब 11 हैं। तो भैया ये 11वां मौलिक कर्तव्य कौन है, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक कर्तव्य को बनाया गया। शिक्षा के अधिकार को क्या बनाया गया, राइट टू एजुकेशन, जिसे हम कहते हैं RTE, इसे मूल कर्तव्य के रूप में भी शामिल किया गया। वहां पर अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद 21A जोड़कर मूल अधिकार बनाया गया कि राज्य का दायित्व होगा, लेकिन क्या गार्जियन का दायित्व नहीं होगा कि अपने बच्चों को पढ़ाए, तो यहाँ पर मौलिक कर्तव्य में भी शामिल किया गया। तो ये मूल कर्तव्य आप याद रखेंगे। थोड़ा सा एक बार हम जब मौलिक कर्तव्य की क्लास पढ़ेंगे तो वहां से चीजों को देखेंगे। हम भारत एक कैसा है, धर्मनिरपेक्ष राज्य। आइए एक अच्छी डिबेट करते हैं, एक अच्छी डिबेट का अवसर है ये, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। अब ये धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है दोस्तों, भारत कैसा है धर्मनिरपेक्ष राज्य। जब आप पढ़ेंगे भारत का संविधान तो आप एक शब्द पढ़ेंगे, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राज्य, सेक्युलर स्टेट, सेक्युलर स्टेट। क्या पढ़ेंगे आप, पंथ निरपेक्ष राज्य पढ़ेंगे, सेक्युलर स्टेट पढ़ेंगे। और ये कहां पढ़ेंगे, ये आप पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पढ़ेंगे। और ये कब शामिल किया गया ये शब्द, 42वां संविधान संशोधन 1976 यहां पर शामिल किया गया है पंथ निरपेक्ष शब्द। आप समझने की कोशिश कीजिए कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का तो प्रयोग ही नहीं किया गया, लेकिन आमतौर पर दोनों शब्दों को लिख दिया जाता है। होती क्या है पंथ निरपेक्षता, थोड़ा सा समय लूंगा यहाँ पर, थोड़ी सी व्याख्या थोड़ी डीप कर देते हैं, चीजों को समझने के लिए आसान हो जाएगा। भारत में क्या है पंथ निरपेक्ष, सामान्य भाषा में क्या है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। भारत धार्मिक राज्य नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। आज पाकिस्तान का धर्म हो सकता है, पाकिस्तान के राज्य का, भारत के राज्य का धर्म नहीं होगा, क्योंकि भारत धर्म के बिना पर बना राज्य ही नहीं है। हमारा आधार धर्म नहीं है, हमारा आधार समानता है, हमारा आधार हर व्यक्ति को उसके मौलिक स्वतंत्रता और समानता दिलाना है। तो राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ये हमारे पंथ निरपेक्ष राज्य का मॉडल है, ये हमारे पंथ निरपेक्ष राज्य का मॉडल है। ये कहा गया है कि देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पंथ निरपेक्ष के विश्व में 3 मॉडल हैं धर्मनिरपेक्षता के। पहला मॉडल है यूरोप का मॉडल। यूरोप के मॉडल में क्या होता है, यूरोप का मॉडल आप थोड़ा सा समझ लीजिए, समझने में आपको थोड़ा सा आसानी होगी। अगर आप मेंस भी लिखते हैं तो आपको यहाँ से समझने में आसानी होगी। यूरोप का मॉडल क्या है, एक मान लीजिए हो गया राज्य और एक हो गया मान लीजिए चर्च। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होगा कि राज्य किसी भी मामले से चर्च के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसे ही हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। हस्तक्षेप नहीं करेगा, किसी भी स्थिति में चर्च के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। कौन, राज्य नहीं करेगा। लेकिन भारत में क्या होता है, भारत में अगर ये राज्य है और अगर ये धर्म है तो राज्य सकारात्मक हस्तक्षेप करेगा। जैसे मान लीजिए राज्य का अपना धर्म तो नहीं होगा, लेकिन समानता डालने के लिए राज्य हस्तक्षेप करेगा। जैसे अभी आपने देखा सबरीमाला मंदिर का विवाद, एक निर्णय शुरुआत में तो आया था कि क्या सबरीमाला मंदिर में महिलाएं प्रवेश कर सकती हैं। अगर यूरोप में यह मामला सर्वोच्च न्यायालय जाता तो वहां की चीज कहती थी कि स्टेट तो भाई धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, वहां पर हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करेंगे ही नहीं, राज्य तो सरेंडर कर देता। लेकिन भारत में राज्य ने गारंटी ली है कि अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष सभी को समानता दिलानी है, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल राइट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ राइट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि राज्य ने वादा किया है अनुच्छेद 15 के तहत भी कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर सभी समान होंगे, यानी धर्म के आधार पर भी सभी समान होंगे। तो ये सारी चीजें जब राज्य वादा करता है तो राज्य को यहाँ पर हस्तक्षेप करना होगा। सबरीमाला एकदम नवीन उदाहरण है इसका कि राज्य ने इस मामले में हस्तक्षेप किया, क्यों, समानता का अधिकार
दिलाने के लिए। ये मॉडल्स हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों पंथ निरपेक्ष का प्रयोग किया गया है, धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो आप ये कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब होता है। भारत में धर्म किसे कहते हैं? दोस्तों, भारत में धर्म सिर्फ कर्मकांडीय धर्म नहीं है। भारत में धर्म की बहुत ही विविध व्यापक परिकल्पना है। वास्तव में धर्म, रिलीजन शब्द का पर्यायवाची नहीं है, सिनोनिम नहीं है। जब आप यूरोप में पढ़ेंगे तो रिलीजन का मतलब होता है रीलिगेयर, यानी एक कहानी है कि ईश्वर से इंसान अलग हो गया है और जब अपनी चीज़ों को सही कर लेगा, दुरुस्त कर लेगा, तो फिर ईश्वर से जाकर जुड़ जाएगा। इसे रेलीगेयर कहते हैं और इसी से रिलीजन बना। भारत में धर्म की इतनी संकीर्ण परिभाषा नहीं है, धर्म की बड़ी ही व्यापक परिभाषा है। यहाँ पर धर्म सिर्फ कर्मकांडीय धर्म नहीं है, यहाँ पर धर्म क्या है? वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका है। श्रीमद् भगवत गीता या चीजें वहां पर कही गई हैं कि धार्यते इति सह धर्म, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। यानी धर्म की बहुत व्यापक परिकल्पना है। जब धर्म की इतनी व्यापक परिकल्पना है तो फिर किसी को धर्म से निरपेक्ष कैसे किया जा सकता है? पंथ, अनेक धर्मों की मान्यताओं को पंथ कहा जा सकता है, लेकिन धर्म निरपेक्ष नहीं कहा जा सकता है। यानी सही शब्द धर्म निरपेक्ष नहीं होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। एक बात और ध्यान रखिएगा, पंथ निरपेक्षता राज्य के लिए है कि पंथ निरपेक्ष रहे, व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है। आप किसी भी धर्म को माने, उसका आचरण करें, प्रचार प्रसार करें। अनुच्छेद 25 के तहत आप स्वतंत्र हैं कि भारत का कोई भी नागरिक लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी धर्म को निर्बाध रूप से माने, उसका आचरण करे और प्रचार प्रसार करे, इसके लिए वो स्वतंत्र है। तो ये चीजें आप पंथ निरपेक्षता की डिबेट के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। चलिए, इतनी चीजें हो गई। अब वापस लौटते हैं अगली मॉडल की तरफ। इसे कब शामिल किया गया है? आई थिंक मैंने लिखा था 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारत के संविधान की प्रस्तावना में एक बार आज तक संशोधन हुआ, यहीं पे हुआ था। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता, ये तीन चीजें जोड़ी गई थी प्रस्तावना में। कहा गया हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष, ये दो चीज जोड़ी गई। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये तमाम चीजों की बात की गई है। राष्ट्र की एकता और अखंडता, तो यहाँ अखंडता जुड़ गई। तो चलिए वापस लौटते हैं। क्या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इस पर बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। भारत में क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। क्या है भारत में? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। भारत में अगर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हर वो व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है वो मत दे सकता है। सार्वभौमिक का मतलब ये नहीं कि बच्चा भी वोट दे सकता है, लेकिन सभी दे सकते हैं। आपको अगर एक चीज बताऊं, 1947 में हम आजाद हुए, हमने एक सरकार बना ली, आमतौर पर संविधान सभा को संसद बनाने का कार्य दे दिया। लेकिन 1951-52 में हमने पहली बार चुनाव कराए और 1952 में हमारे भारत की संसद, लोकसभा और राज्यसभा अस्तित्व में आई। लेकिन जिस समय ये चुनाव हो रहे थे, पहले चुनाव हो रहे थे, तो कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, कोई व्यक्ति रिमोट एरिया, बहुत ही दूर दराज की एरिया से आया है और सभी मत देने जा रहे हैं। बड़ी ही मतलब कौतूहल का दृश्य है कि एक नया राष्ट्र किस प्रकार से उभरने का, चमकने का प्रयास कर रहा है। पश्चिम के विशेषज्ञों ने इसे देखकर भारत की मस्खरी, भारत की हंसी उड़ाई और उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र का प्रहसन है। क्या है? लोकतंत्र का प्रहसन है। और कहा कि भारत का ये संघ, भारत का ये डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र, ये व्यवस्था चंद वर्षों का खेल है। आगे जैसा कि अनेक नव स्वतंत्र राष्ट्रों में होता आया है, भारत विखंडित हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो हमने अपने नागरिकों को दी थी, यानी हम धन के आधार पर, हम कर भरने के आधार पर, हम शिक्षा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। जो व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर का है वो मतदान करेगा। आमतौर पर ये संविधान के बनने के बाद 21 वर्ष था। कितना था? 21 वर्ष था। 21 वर्ष था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 18 वर्ष किया गया। कब किया गया? 61वें, याद रखिएगा, लिख लीजिए,
61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा, और ये 1989 से लागू भी हो गया है। चलिए, याद हो गया आपको इतना। अब हम अगले बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे, जिसे हम कहेंगे, अब हम बढ़ रहे हैं एकल नागरिकता की तरफ। भारत में कैसी नागरिकता है दोस्तों? एकल नागरिकता है। हमने पढ़ा था कि संघ की परिकल्पना के अनुसार दो प्रकार की नागरिकता होनी चाहिए, राज्य की नागरिकता अलग और केंद्र की नागरिकता अलग। अगर आप अमेरिका में मिनेसोटा के हैं तो वहाँ के नागरिक हैं, कैलिफोर्निया के हैं, किस जगह के आप आते हैं, ओहियो प्रांत के हैं, किस जगह के वहाँ के नागरिक हैं। भारत में तो ऐसा नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं और मध्य प्रदेश के नागरिक हैं उसके बाद भारत के नागरिक हैं। यू आर ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया, केवल आप भारत के नागरिक हैं, अन्य जगहों के नागरिक नहीं है। भारत में क्या है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। यहीं से कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाते। भारत में किस प्रकार का प्रावधान है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। यानी ये क्या है? संघीय व्यवस्था होने के बाद भी एकात्मकता की ओर झुकाव का प्रदर्शन है। स्वतंत्र निकाय, भारत किस प्रकार के निकाय हैं? भारत में स्वतंत्र निकाय, लोकतंत्र की सहमति के लिए, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए स्वतंत्र निकायों की आवश्यकता लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वतंत्र निकाय क्या होते हैं? स्वतंत्र निकाय, स्वतंत्र निकाय आप समझने की कोशिश करिएगा। स्वतंत्र निकाय को, ये होता क्या है? स्वतंत्र निकाय, इंडिपेंडेंट बॉडीज। जैसे मान लीजिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में एक निकाय की बात की गई है जिसे हम कैग कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सोचिए ये संस्था अगर नहीं होती तो भ्रष्टाचार पर नियंत्रित करने के लिए यह संस्था है, इसे होना भी चाहिए था। अगर ये नहीं होती तो क्या होता? चीजें और भी बेकार होती। स्वतंत्र निकायों की तरह बात करें तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे इलेक्शन कमिश्नर, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग भी किस प्रकार के संस्थाएं हैं? स्वतंत्र निकाय हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस जो हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीपीएससी। तो ये तमाम संस्थाएं कैसी हैं? स्वतंत्र निकाय हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, ताकि चुनाव करा सके स्वतंत्र रूप से, ताकि देश की लोकतांत्रिक ढांचा, डेमोक्रेसी क्या हो? बची रहे। लोकतंत्र की मर्यादा, लोकतंत्र की गरिमा क्या हो? बची रहे। ये इन चीजों को पढ़ेंगे। इसके बाद भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही संस्थाएं, और भी संस्थाएं हैं, लेकिन ये क्या है? इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं। चलिए अब हम देखते हैं आपातकालीन प्रावधान। यहां पर भी हम पूरा नहीं पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन एक व्याख्या कर लेते हैं ताकि मोटा मोटा अंदाजा हो जाए कि आपातकालीन व्याख्याएं होती क्या हैं। आपातकालीन व्याख्याएं, आपातकालीन उपबंध। अब ये आपातकालीन उपबंध क्या है? कोई आपसे पूछे कि आपातकालीन उपबंध होता क्या है, तो आप क्या बताएंगे उसे? आपातकालीन उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद, आमतौर पर यह भाग 18 होना चाहिए, अनुच्छेद 352, 356 और 360 में 3 प्रकार के आपात उपबंधों की बात की गई। 352 क्या है? राष्ट्रीय आपात की बात करता है, राष्ट्रीय आपात की बात करता है, नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। और ये कहता है कि जब 3 आधारों पर युद्ध, नोट कर लीजिएगा, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर चीजों को खराब किया जा रहा हो, तब राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी लगती है। अनुच्छेद 356 जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी यानी संवैधानिक आपात कहते हैं, संवैधानिक आपात, आमतौर पर इसे राष्ट्रपति शासन भी कह दिया जाता है, जबकि ये शब्द संविधान में प्रयोग नहीं है। 356, 365 के तहत भी 356 लगाया जाता है। तो 356 संवैधानिक आपात, किसी राज्य में अगर वहां पर, किसी राज्य की अगर वहां पर जो सरकार चल रही है वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तो 356 के तहत आपातकाल लगाया जाएगा। या 365 के तहत अगर वो केंद्र के निर्देशों को नहीं मान रहा है या उसे लागू नहीं कर पा रहा है, तो 356 के तहत आपातकाल वहां पे लग जाता है। तो ये क्या है? 356, ये 352। अब एक आर्टिकल और बचा जो क्या है? वित्तीय आपात। क्या है? वित्तीय आपात। अब ये फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है?
फाइनेंशियल इमरजेंसी भी एक टर्म है दोस्तों, यानी देश में किसी कारण से वित्त की स्थिति इतनी मतलब आपात में पहुंच चुकी है कि वित्तीय आपात लग गया। अब तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा, राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा। 1962 में जब हम चीन से लड़े, 65 में बना रहा ये आपातकाल, देश में सूखा भी रहा इस समय 65 के समय में, 65-66। 71 में हमने भारत पाकिस्तान युद्ध, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जिसे कहते हैं, वहां पर यह आपातकाल लगाया। उसके बाद 1975 में पहली बार इंदिरा गांधी ने इस आपातकाल को लगाया। किस ग्राउंड पे उन्होंने लगाया था? आंतरिक संघर्ष, इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर लगाया था। अब आंतरिक संघर्ष को समाप्त करके उसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह लाया गया, नया टर्म। कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। एक बात और आपसे पूछा जाएगा अगर कि मंत्रिपरिषद का प्रयोग भारत के संविधान में कहां किया गया, तो आप कहेंगे 74, 75 इन जगहों पर मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा मंत्रिमंडल, कैबिनेट शब्द का प्रयोग कहां किया गया है, तो भारत के संविधान का केवल एक अनुच्छेद है 352, जहां पर कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया और ये कहा गया है कि राष्ट्रीय आपात लगाने के लिए प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद कैबिनेट की यानी मंत्रिमंडल की लिखित मंजूरी की आवश्यकता होती है, तभी राष्ट्रीय आपात लगता है। तो ये सारी चीजें हैं, हम इन सारी चीजों पर बाद में कभी चर्चा करेंगे व्यापक तरीके से, लेकिन फिलहाल हमने एक मोटी मोटी चीजों को यहां समझने का प्रयास किया है। अब हम पढ़ते हैं त्रिस्तरीय सरकार। अब ये त्रिस्तरीय सरकार क्या है? सरकार के 3 स्तर कौन कौन से हैं, क्या होते हैं? देखिए, त्रिस्तरीय सरकार, हमने अभी तो सरकार के 2 स्तर पढ़े थे, केंद्र है और राज्य है, दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन है। तीसरा स्तर कैसे अस्तित्व में आया? जो कि पंचायती राज्य व्यवस्था है, जो कि नगर पालिकाएं हैं, जो कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा अस्तित्व में आई हैं। तो ये कैसे आई अस्तित्व में? एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसे हम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कहते हैं। आजादी के बाद शुरुआती दौर में चलाया गया था, प्रोग्राम असफल हो गया। तो ये सोचा गया कि क्यों ऐसा हुआ होगा, एक समिति बनाई गई। बलवंत राय मेहता की समिति ने यह कहा कि अगर योजनाओं को हम निचले लेवल तक नहीं ले जाएंगे, ग्रामीण लेवल तक नहीं ले जाएंगे, तो योजनाएं सफल नहीं हो पाएंगी। इसे उन्होंने कहा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। क्या कहा? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। और इसी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत उन्हें सुझाव दिया कि एक त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। त्रिस्तरीय व्यवस्था यानी एक तीसरे स्तर को भी जोड़ना चाहिए, और वो तीसरा स्तर क्या होगा? पंचायती राज, यानी जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत वर्णित किया गया है, उस व्यवस्था की बात की गई। राजस्थान में तत्कालीन 2 अक्टूबर 1959 को आई थी एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत पहली पंचायती राज व्यवस्था शामिल भी की गई। ये त्रिस्तरीय जो व्यवस्था थी, यानी सरकार का जो तीसरा स्तर था, अगर हम कहें केंद्र, यहाँ पर राज्य, और तो यहाँ पर तीसरा स्तर क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। यहीं पर हम कह सकते हैं कि नगर पालिका भी हो जाएगा तीसरे पर ही। तो ये 3 स्तर हो गए सरकार के। तो यहां पर सबसे पहले किसने सुझाया? बलवंत राय मेहता समिति। अभी आगे पढ़ेंगे आप तो अशोक मेहता समिति पढ़ेंगे, उसके बाद आप क्रम से तो नहीं है लेकिन पीएन थंगुन समिति पढ़ेंगे, आप हनुमंथैया समिति को पढ़ेंगे, इसके अलावा लक्ष्मीमल सिंघवी, एलएम सिंघवी समिति को पढ़ेंगे। तो तमाम चीजें पढ़ेंगे जो पंचायती राज व्यवस्था से क्या है? संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायतों के 3 स्तर, एक क्या है? ग्राम पंचायत, एक क्या है? ब्लॉक खंड पंचायत, और एक क्या है? जिला परिषद। ऐसी चीजों को हमें पढ़ना है। किसके अंतर्गत? पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत। डिटेल एनालिसिस करेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं, जब आएगा तब पढ़ेंगे। तो ये हो गई त्रिस्तरीय सरकार। अब हम आखिरी अपने गंतव्य तक पहुंच गए। कहां पहुंच गए? अब हम पहुंच गए सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव कमिटीज, सहकारी समितियां। सहकार क्या है? जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र अगर कमजोर है,
उस क्षेत्र में अगर सहकार की भावना आ जाए, लोग आपस में जुड़ जाएं, सहयोग करें, तो चीजें कितनी अच्छी हो जाएंगी। जैसे भारत की कृषि की मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, भारत की कृषि की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है सीमांत कृषि होना। 86% के करीब कृषि ऐसी है जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि है। अब सोचिए उत्पादकता कैसे बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी। भारत में उत्पादन तो बढ़ रहा है कृषि का, लेकिन उत्पादकता नहीं बढ़ रही है। गरीबी अभी भी बनी हुई है। ये कब होगा? अगर खेतों के आकार बड़े हो जाएं, अगर सभी लोग मिलकर सहकार से कृषि करें तो चीजों को बढ़ाया जा सकता है। इसे हम कोऑपरेशन कहते हैं, सहकारी समितियां कहते हैं। आपने सुना होगा एक व्यक्ति के बारे में, पीजे कुरियन, जिसने भारत में श्वेत क्रांति को लाया, फ्लड रिवॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं। दुग्ध का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। ये आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा इसी के अंतर्गत, अमूल, जिसका पूरा नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जो क्या है, एक प्रकार की सहकार पर काम करने वाली संस्था है, सहकारी कंपनी है। तो अब इसमें सहकारी समिति में मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अभी भारत में सहकारी मंत्रालय भी बना दिया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 को जब पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 19(1) का सी, 19(1) में यह कहा गया है कि संघ बनाने का अधिकार। इसी संघ बनाने के अधिकार में 97वां संविधान संशोधन 2011 में लिख देता हूं, या देख लीजिए, आगे पढ़ेंगे तो डिटेल पढ़ेंगे। सहकारी समितियों को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? कोऑपरेटिव कमिटीज को जोड़ा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर हमने देख लिया कोऑपरेटिव कमिटीज, ये भी क्या है, हमारे संविधान की विशेषताएं। तो चलिए दोस्तों, हमने संविधान के विविध पक्षों पर बात कर ली। इसके अलावा भी बात करने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी हमने तमाम चीजों पर क्या कर ली है, बात कर ली है। तमाम चीजों पर हमने बात कर ली है। चलिए, तो ये एक अच्छी व्याख्या थी मेरे हिसाब से, और मुझे लगता है कि आपको ये व्याख्या पसंद आएगी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में एक विपक्ष जरूर होता है। बहुत सारे लोग हैं जो इन चीजों से पूरे तरीके से सहमत नहीं थे और संविधान पर तमाम आरोप लगाए गए। जैसे देखिए, किसी व्यक्ति ने कहा कि ये उधार का थैला है, चेपी लगाने का कार्य है। तो भारत का संविधान उधार का थैला नहीं है। इस बात का जवाब भीमराव अंबेडकर ने दिया था, और मैंने ये चीज़ आपको समझाई थी कि उन्होंने कहा था कि हमें गर्व है कि हमने विश्व के श्रेष्ठ संविधानों से सीखने की कोशिश की। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी है। तो इसमें भी कहा जाता है कि 1935 के अधिनियम की अक्षरशः कार्बन कॉपी नहीं की गई है। जो चीज़ें अच्छी थी उस समय से, वहाँ से वो चीज़ें उठाई गई हैं। एक आलोचना ये होती है कि गैर भारतीय अथवा भारतीयता विरोधी, तमाम लोग मतलब ऐसी भी टिप्पणी करते हैं कि गैर भारतीय या भारतीयता विरोधी है, भारत की राजनीतिक परंपराओं या भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो ऐसी बात नहीं है। जहां मूल अधिकार हो, राज्य का नीति निर्देशक तत्व हो, उसे हम गैर भारतीय नहीं कह सकते। इसके अलावा गांधीवाद से दूर संविधान, तो ऐसा भी नहीं है। भारत के संविधान में गांधी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। नीति निर्देशक तत्वों के तमाम व्याख्याओं में गांधी है। अनुच्छेद 40 में गांधी है। आप नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तो 3 व्याख्याएं उसकी, एक समाजवादी है, एक गांधीवादी है, एक उदारवादी है। तो गांधी भारत के संविधान में तो हैं ही, तमाम जगहों पर है। अनुच्छेद 40 में आपको गांव में गांधी दिखेंगे, तमाम जगहों पर, कुटीर उद्योग में गांधी दिखेंगे। इसके अलावा हम देख सकते हैं कुछ लोग कहें कि बहुत बड़ा संविधान है। तो इसके कई कारण हैं। हमने देखा कि डाइवर्सिटी इतनी थी भारत में, उसे मतलब संजो कर रखने के लिए, कल्चरल डाइवर्सिटी, भाषा, तमाम तरह की डाइवर्सिटी, तो उसके लिए जरूरी था बड़ा भौगोलिकता आकार, इतनी बड़ी जनसंख्या, तो इसलिए बड़ा संविधान जरूरी था। कुछ लोग कहेंगे तो बड़े संविधान होने का एक और कारण है, भारत के संविधान को लायर्स पैराडाइज कहा गया, वकीलों का स्वर्ग कहा गया। अब चूंकि वकील लोग बनाएंगे तो अपने तरीके से संविधान तो बड़ा बनेगा ही। तो ये भारत के संविधान की कुछ चीजें थी। तो दोस्तों, आई थिंक ये चैप्टर हमने भली भांति और बेहतरीन तरीके से खत्म किया। अब इसमें हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज करेंगे। एक डिटेल एनालिसिस के बाद हम एमसीक्यूज करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को खोज के करेंगे, ताकि अब संभावनाएं जितनी हो उन्हें बढ़ाया जा सके। निश्चित तौर पर आप आराम से बढ़िया तरीके से इस वीडियो को देखिए, घबराइए मत। कहीं कहीं डिटेल व्याख्या है, कहीं किसी को ये भी लगेगा कि तमाम पक्षों पर ठीक से व्याख्या नहीं की गई है। तो यहाँ पर बस ये हर संविधान के भागों के बीच में एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, हम कह सकते हैं। तो इसलिए भी विविध व्याख्या नहीं थी। तो दोस्तों, बस यही आज की क्लास है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों, यहीं पर इसे ख़त्म करते हैं। दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।